ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारा ये प्लेटफॉर्म जैसे आपके इल्म में है कि बिलखुसूस नौजवानों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हम ऐसी शख्सियात का चुनाव करते हैं और उनके तजर्बात से आपको इस्तिफ़ादा हासिल करने का एक मौका फ़राहम करते हैं कि जो नौजवानों के लिए मशअल राह हों और उनको एक अच्छा इंथुसियास्टिक बड़ा पुरजोश स्टार्टअप दें उनकी ज़िंदगी के लिए कि वो अपनी अपनी जो फील्ड्स हैं, जो उनके शोबे हैं, उनमें वो आगे बढ़ें और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। आज इत्तेफाक से हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो तिब की दुनिया से हैं, यानी मेडिकल साइंस से हैं और जनरल सर्जरी की तरफ गामज़न हैं स्पेशलाइज़ करने के लिए। तो एक बड़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हमारे साथ डॉक्टर ताशफीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हम आपको रेडियो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर होने के जो ज़िंदगी के प्रोफेशन के उतार चढ़ाव हैं, हम आपसे एक सिलसिला तो ये शुरू करेंगे ही कि बीमारियों की तशख़ीस, उनका तदारुक और उनके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, ये एक हमारा सिलसिला है जो आपके साथ इंशाल्लाह जारी रहेगा। और आज इत्तेफाक से आपने अपनी भी तबीयत की नासाजी के बावजूद हमारी इस दावत को कबूल किया और तशरीफ़ लाए। हम इस पे आपके बड़े मशकूर हैं। तो एक प्रोग्राम तो हम डेडिकेट करना चाहते हैं डॉक्टर्स को कि जो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इन्वॉल्व कर देते हैं, वक्फ़ कर देते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। तो इस प्रोफेशन के क्या उतार चढ़ाव हैं और ज़्यादा नज़र में हम ये रखें कि जो नए न्यू कमर्स हैं, नई जो यूथ है जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती है और इसमें अपना कैरियर आगे बड़े उफ़क़ पे देखना चाहती है, तो क्या मशवरे देंगे और इसमें जो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस प्रोफेशन की, उसको आप अपने तजर्बे से कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो जो डॉक्टर बनना है और डॉक्टर प्रोफेशन को सिलेक्ट करना अपने लिए, ये काफ़ी हिम्मत वाली और बड़ी मेहनत वाली बात है। बाकी सारे कुछ प्रोफेशंस हैं उनकी भी पढ़ाइयाँ मुश्किल हैं सब कुछ, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ हिम्मत और हौसला बहुत रखना पड़ता है। जी जी। क्योंकि ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी एक बहुत नाजुक चीज़ है और उसमें आप इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी या इस तरह का बिहेवियर आप रख नहीं सकते। ऐसे ज़िम्मेदारी बहुत बुलंद होता है इसमें, और काफ़ी आपको ज़िम्मेदारी के साथ अपने जितने भी फ़राइज़ हैं, जिस भी लेवल पे आप हैं, हाउस ऑफिसर से आप शुरू करते हैं और फिर आगे जाते जाते जब आप कंसल्टेंट बनते हैं, तो हर स्टेज के अपनी आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं उसी तरह। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेना और उसको फिर अच्छी तरह से निभाना, ये थोड़ा सा इसको जो है डिफरेंट बनाता है बाकी प्रोफेशन जी, क्योंकि इसमें इंसानी ज़िंदगी का मामला होता है। जी जी। बाकी रही बात डॉक्टर बनने की, तो उसमें तो यह है कि हर स्टेज पे, हर फेज़ पे जो है आपको एक से बड़ा अगला इम्तिहान। डॉक्टर प्रोफेशन में मैं सबको, अक्सर लोगों को यही बताता हूँ जो भी मेरे से पूछते हैं, कि इसमें कभी भी आप अपने आप को फारिग किसी चीज़ से नहीं समझ सकते। जी जी। एक एग्ज़ाम से आप फारिग हुए नहीं कि अगले के लिए आपने तैयारी कमर बांध ली और शुरू हो गए उसके लिए। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाउस जॉब के लेवल से बंदा शुरू होता है, जब मेडिकल ग्रेजुएट हो जाता है उसके बाद हाउस जॉब शुरू होता है। तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, इंसान की लाइफ के साथ साथ जैसी उसकी लाइफस्टाइल, जो एज उसका चल रही होती है, उसी पे ही जो है वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ रही होती हैं। जब एक इंसान हाउस ऑफिसर होता है, यंग होता है, एनर्जेटिक होता है, पैशनेट होता है, तो उस टाइम ड्यूटी आवर्स भी बड़े टाइट होते हैं, लॉन्ग ड्यूटीज़ होती हैं, ज़्यादा पेशेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। फिर जो आप सीनियर होते जाते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स बेशक कम हो जाएँ, जैसे कि देखा जाए फिज़िकल आपकी जो एक्सर्शंस हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन उसके बरक्स दूसरी तरफ देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ बढ़ती जाती है। आप डिसीजन मेकिंग के मोड में चले जाते हैं, बिल्कुल, जिसके लिए आपको इतना सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल, और इतना एक्सपोजर दिया जाता है कि इस किस्म के केसेस आएंगे तो आप अपने जूनियर्स को कैसे, कि आपने उनको क्या गाइड करना है, कि उन्होंने पेशेंट को किस तरह मॉनिटर करना है,
उसको आगे किस तरह उसकी जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो आगे कैसे चलाना है। तो वो जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं, वो फिर आपकी तरफ देख रहे होते हैं। जी जी। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो वो स्किलफुल तो होते हैं, लेकिन उनका भी इतना पेशेंट देखने का एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो खुद डिसीजन ले सकें। जी जी। स्किल्स में दे आर वेल एंड गुड, लेकिन डायरेक्ट आपने उनको करना है कि इस टाइम उन्होंने अपनी कौन सी स्किल यूज़ करनी है जो उस पेशेंट के लिए आपने उनकी ढारस बनना है। ढारस आपने उनके अंदर से जो उनका एक स्किल्स जो उनके अंदर मौजूद हैं उसको उस पेशेंट तक कन्वे करने के लिए उनको डायरेक्ट करना। जी जी, उनके जौहर को बाहर निकालना, जौहर को बाहर निकालना, ताकि उससे उनकी एक्सपर्टीज़ मज़ीद पॉलिश होती जाए और जो पेशेंट्स हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकें उनकी स्किल से। अच्छा, फिर जो चैलेंजेस की जहाँ तक आपने बात की, तो एक ये अनप्रेसिडेंटेड ये जो पेंडेमिक आई थी और उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, और अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज था और पहला कुछ ऐसा देखा सुना नहीं, तो इसको कैसे मीट किया? वो तो बिल्कुल जान जोखों में डालने वाली बात। बिल्कुल ऐसी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये तो सारी दुनिया को पता है कि तो एक ग्लोबल इशू था जी। सारे कंट्रीज़ ऑलमोस्ट जो हैं वो एक ही तरह अफेक्ट हुए, लेकिन फर्स्ट लाइन जो इसमें अफेक्ट होने वाले लोग थे पेशेंट्स के बाद वो डॉक्टर्स थे। जी। क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट भी नहीं सकते थे, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उनके लिए जानलेवा भी थी। जी। सबसे पहले देखा जाए तो डॉक्टर्स ही थे जो कि अफेक्ट हुए, और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं इससे अफेक्ट होने के बाद कोई सर्वाइव भी नहीं कर सके। कोई सर्वाइव बाद में जब वैक्सीनेशन या पहले तो यही नहीं पता था ना कि इससे बचना किस तरह है। जी। तो मास्क का कॉन्सेप्ट भी बहुत बाद में आया, पेशेंट उससे पहले मौजूद थे और डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे थे। तो उस टाइम जो है डॉक्टर्स ने बड़ी हिम्मत से काम किया, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी मिसालें मैं ख़ुद भी जानता हूँ, जिनको पता था कि वो ये ड्यूटी करने के बाद शायद ना भी बच सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी और हौसले के साथ ड्यूटीज़ निभाई हैं और अपनी जान दे के कई जानें बचाने की कोशिश की। तो वो एक काफ़ी। और दूसरा ये कि उसमें फिर एकदम से जैसे कि पेंडेमिक था, कोई कंट्री या कोई हॉस्पिटल उसके लिए रेडी तो था नहीं, कोई सिस्टम उसके लिए रेडी तो था नहीं। एकदम से वो एक कहा जाए तो एकदम से ब्रेक डाउन हुआ हॉस्पिटल्स के अंदर, जो है रिसोर्सेज की कमी हो गई। जितने रिसोर्सेज थे शुरू में तो कोई पैटर्न भी नहीं पता था कि इसको किस लाइन पे ट्रीट करना है। हर पॉसिबल रिसोर्स जो है वो यूज़ करने की कोशिश करते थे, फिर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसयूज़ भी हो जाती थी। लेकिन ये है कि मैं ख़ुद भी मैंने हमेशा अपनी जो मेडिकल लाइफ है उसमें इसी चीज़ को अपने जहन में और दिल में रखा है पेशेंट को ट्रीट करते हुए। और मैं जो आने वाले लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, कौन से नहीं हैं, अस्पताल की क्या हालत है, क्या नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे सामने एक केस आ गया है, एक इमरजेंसी आ गई है, एक पेशेंट तकलीफ़ में आ गया, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से बेस्ट हम उस पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत खूब। उसमें से हम लोग बेस्ट उस पेशेंट को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इमरजेंसी के टाइम पे हम इस बहस में पड़ जाएं कि हमारे पास ये नीडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो टाइम स्पेंड हो जाएगा और कंप्रोमाइज़ पेशेंट की लाइफ हो सकती है। माशाल्लाह, अच्छे जज्बात हैं। और इस आपके बात के दौरान मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि जो आपका एक डिपिक्शन है, जो माशरे में आपकी एक तस्वीर है मसीहा होने की, तो आप जैसे माशाल्लाह एनर्जेटिक लोग हों और जैसे ये वबा का आपने ज़िक्र किया, तो कुछ ना कुछ उस इमेज को रीफ़िल किया गया है यहाँ। तो सिलसिला तो आपके साथ ये जारी रहेगा। आप माशाल्लाह लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, हम आपको इंशाल्लाह दावत देते रहेंगे, और आपका ये बड़ी आला ज़रफ़ी है कि आप उसको कबूल करते हैं और एक पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए आप अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ पे आएँ, तो हमारे माशरे में जो होम मेडिकेशन है, अस खुद जी इलाज कर लेना, आप देखें आप एक पैटर्न से आए, एक मखसूस तालीम हासिल करना, इतनी प्रैक्टिस में जाना, और सबसे बढ़ के आप उस फील्ड में जाके उस तजर्बे को हासिल करते हैं जो हमारे तक कन्वे कर रहे हैं आप। तो सेल्फ़ मेडिकेशन में आपके भी तो जो काडर्स हैं, आपके भी जो कोलीग्स हैं, उनमें बात होती होगी, तो कुछ आप एक लोगों के लिए एक पैगाम दें। बहुत ज़रूरी बात, और ये बहुत एक ख़ास बात है कि ये एक ऐसी बात है कि जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। बहुत इसको वो लाइट नोट पे और लाइट मोड में लेते हैं कि हम बचपन से दवाई खाते आए हैं और ये खा लेंगे और वो खा लेंगे। मैं वैसे ज़्यादा कंपैरिजन करता तो नहीं हूँ
हमारे कंट्री का और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक रेस है, हर कंट्री जो है अपनी एक एवोल्यूशन में से एक स्टेज में से गुज़र रहा है, तो रिसोर्सेज भी फिर उसी मुताबिक होते हैं। अब हम लोग जो है तो एवोल्यूशन के किसी फेज़ में हो और जो काफ़ी हमसे आगे हैं, हम उनके साथ कंपैरिजन करना रिसोर्सेज में शुरू कर दें तो ये एक अनजस्ट होगा, ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि जिनकी मेडिसिन हमसे काफ़ी एडवांस है, वहाँ पे तो एंटीबायोटिक्स और कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप ख़रीद भी नहीं सकते जी। इवन कि आपको एक थोड़ा सा बुखार भी है तो उसके लिए भी आप पहले जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, वो आपको बेशक कोई ऐसी गोली के जो सेफ़ है बहुत, आप जो ख़ुद भी लेके खा सकते हैं सेफ़ है, लेकिन वो भी वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप जाके फार्मेसी से लेंगे और आप खाएंगे थ्रू प्रॉपर। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये मसला दो वजूहात की वजह से होता है। एक तो ये है कि जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, आप जाके कोई भी मेडिसिन ख़रीद सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद जानलेवा भी हो सकती हैं, बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अवेलेबल है। तो बस ये है कि लोगों के रहम व करम पे कि वो उस मिक़दार में इस्तेमाल करें जितना उनको नुकसान ना दे, वरना अपनी तरफ से वो उनको नुकसान दे चुकी है दवाई। जी, फिर उसकी आप डोजेज और एक डोज के बारे में भी आप बड़ा नज़र मैं वही बात इसी तरफ लाना चाह रहा था कि अगर फ़र्ज़ किया दो बंदे हैं, दोनों को सेम डिज़ीज़ है, लेकिन अगर वो दोनों हमारे पास चेक करवाने आएंगे, एक को शायद हम किसी और दवाई के साथ, किसी और प्लान के साथ ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, सेम मर्ज़ को किसी और इंसान में हम किसी और दवाई के साथ ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर दवाई के अपने फ़वाइद और अपने नुकसानात हैं जी। हम एज देखते हैं मरीज़ की, हम उसकी जो है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखते हैं कि डिज़ीज़ कितने देर से चल रही है, फिर हम कोमॉर्बिडिटीज़ देखते हैं कि साथ कोई और मर्ज़ तो नहीं है। अब एक बंदा जिसको शुगर है और उसका गला ख़राब है, और एक बंदा जो यंग है और उसका गला ख़राब, दोनों की मेडिकेशन सेम तो नहीं हो सकती जी जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वही दवाई हम उसको भी दे दें, वही उसको भी, उसके जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम जहन में रख के, उसके जो फ़वाइद हैं वो रख के, जब हमें पता चल जाएगा कि इस गोली का नुकसान इस इंसान के लिए कम, फ़ायदा ज़्यादा है, तब देंगे। जी हाँ जी। ख़ुद वो लेने की कोशिश करें, क्या पता वो दवाई खा बैठें जिसका नुकसान उनको ज़्यादा था। तो फिर होम मेडिकेशन ठीक है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, वायरल होती हैं, लोग होम मेडिकेशन करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से खुद ही शफा मिलती है, तो उनका दवाई के ऊपर हो जाता है कि जी हमने दवाई खाई थी तो ठीक हो गए। हफ्ते बाद कोई और बीमार होता है, वो उसको अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये दवाई खा लें, मैं ऐसे ठीक हुआ था, आप भी ठीक हो। जी जी। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक तजर्बात की बुनियाद पर, ये बहुत ख़तरनाक बात है। आपको उस बंदे पर ट्रस्ट करना चाहिए जिसने अपनी काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा इन दवाइयों में गुजारा है, जी, अस्पतालों में गुजारा है, मरीज़ों में गुजारा है, इनको पढ़ा है। तो अगर आप सोचें तो वो शायद आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है बनिस्बत वो कि जिसने खाई और वो ठीक हो गया। जी जी। तो हमें डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए छोटे छोटे मर्ज़ के लिए। बेशक हम प्रॉपरली हॉस्पिटल ना जाएं, या हम किसी ऐसी जगह पे हैं हमें हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो हम बेशक अपने किसी जान पहचान वाले से एटलीस्ट फ़ोन पे कंसल्ट कर लें। जी जी। ठीक है, एटलीस्ट आपको वो नुकसान वाली चीज़ नहीं बताएगा। जी। अगर उसको ना भी पता हो आपके फ़ायदे की चीज़, ये ज़रूर पता होगा कि इससे नुकसान है, इससे आप रुक जाएं। जी जी। ठीक है, तो किसी डॉक्टर, कोई भी दवाई लेने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, ये सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और फिर डॉक्टर साहब इसमें एक इसका ज़ैली सवाल ये बनता है कि हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को यानी इम्यूनिटी को, और इस पेंडेमिक में तो इसकी काफ़ी पजीराई हुई, इसको काफ़ी चर्चा भी मिला, हम उसको भी अपने वर्किंग मोड में आने ही नहीं देते, दवाई लेने में ज़रा जल्दबाजी का मुज़ाहरा भी करते हैं, तो उसके बारे में भी आप एक अच्छा सा मशवरा? उसके लिए यही मेरी बात का अगला पोर्शन यही था, मैं आपको यही कहने लगा था कि हम जिस तरह पेशेंट की हिस्ट्री देख के उसको दवाई देते हैं, उसी तरह ही हम उसको एक ख़ास टाइम के लिए दवाई देते हैं जी, कि ये दवाई आपने 3 दिन खानी है, ये दवाई आपने 5 दिन खानी है, बजाय कि आप 2 दिन बाद ठीक हो जाएं। बेशक अल्लाह करे आप 1 दिन के बाद ठीक हो जाएं, कोर्स आपने पूरा करना, क्योंकि उससे ये होता है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो हम उसके मुताबिक दवाई देते हैं कि ये दवाई आप इतना अर्सा खाएं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम आप इफेक्ट, अगर खुदा न खास्ता दोबारा तबीयत ख़राब होती है तो ये दवाई आप पे असर करेगी। अक्सर हमारे यहाँ पे लोग ये करते हैं कि 1 गोली खाई, 2 गोली खाई, तबीयत में थोड़ी सी बहाली आई, बस उसके बाद दवाई को छोड़ दिया। उससे क्या होता है, उससे फिर वो उस दवाई को रेजिस्टेंट हो जाते हैं,
पर जब अगली दफ़ा अगर खुदा न खास्ता वो सेम बैक्टीरिया या सेम वायरस से इन्फेक्ट होंगे तो वो दवाई उनको असर नहीं करेगी जी। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप एक दवाई को रेजिस्टेंट हो गए, 2 दवाइयों को रेजिस्टेंट हो गए, तो बेहतर है कि आप मशवरा ले के फिर दवाई लें ताकि आपको वो दवाई असर भी करे, फ़ायदा भी दे और आपकी इम्यूनिटी के साथ भी वो आपको मैच करे, कंपेटेबल हो उसके साथ, कि उसको भी डिस्टर्ब ना करे, अपना काम करे पूरा और फिर ख़त्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी जो इम्यूनिटी है वो टेक ओवर करे आपके मसाइल। जी जी। एंटीबायोटिक का यूज़ कम हो जाएगा इस तरह। जी जी। तो ये बीमारियों की तशख़ीस और उनके तदारुक का तो आपके साथ सिलसिला इंशाल्लाह अगली एक साथ में हम चलाएंगे और जितना भी हम रफ़ा आमा के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि जो हमारे नौजवान साथी नए इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको फील्ड सिलेक्शन के स्टेज पे आके काफ़ी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। फील्ड सिलेक्शन जो है ना, मेरे ख्याल में मेडिकल फील्ड में पढ़ाई के बाद दूसरा जो सबसे मुश्किल और कंफ्यूजिंग चीज़ है वो फील्ड सिलेक्शन। क्योंकि एक बंदा जब मेडिकल लाइन में आ जाता है तो मेडिकल लाइन में काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स, काफ़ी सारी फील्ड्स बहुत फैसिनेटिंग है। मैं आपको किसी प्रोसीजर का बताऊं कि उस डिपार्टमेंट में ये प्रोसीजर होता है, आप सोचेंगे बस मैंने यही करना है। किसी और डॉक्टर के पास बैठेंगे, वो किसी और एक्सपर्टी का डॉक्टर हो, वो आपको कहेगा कि यार ये सर्जरी इस तरह होती है, आप कहेंगे मैंने तो सर्जरी करनी है। तो ये काफ़ी टाइम के साथ साथ जहन चेंज होता रहता है बंदे का। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी यही है कि मैंने पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मैंने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचा। कहते हैं तो मैं नाम भी बता देता हूँ। पहले मैंने एनेस्थीसिया के बारे में सोचा, तो मेरे घर में जब पता चला, मेरे मामू भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उन्होंने जब सुना कि एनेस्थीसिया, तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, एनेस्थीसिया में तो इतनी परेशानी होती, इतना स्ट्रेस। मैं बच्चा था, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होता है, मैंने एनेस्थीसिया छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद मेरा जहन बना कि जी मैं कार्डियोलॉजी में जाना चाहता हूँ। जब मैं कार्डियोलॉजी घर में बात की और इस तरह मैंने उस पर काफ़ी मेरा दिल पक्का था कि मैं कार्डियोलॉजी में जाऊँ। लेकिन फिर आगे जाते जाते मेरा आई का भी जहन बना। करते करते जब मैं हाउस जॉब में पहुंचा तो फिर मैंने अपने ये सारे डिपार्टमेंट्स हाउस जॉब में रखे जी, ताकि मैं अपने आप को असेस करूं कि मैं किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूं। बिल्कुल, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर डिपार्टमेंट में ही अच्छा काम करेंगे। और आपके मिजाज को भी बहुत दखल होता है। मिजाज बहुत ज़्यादा इसमें एक ख़ास चीज़ होती है। तो फिर मैं जब कार्डियोलॉजी में भी मैंने की ट्रेनिंग, उसके बाद मैंने बाकी भी सारे डिपार्टमेंट्स में जब की, तो फिर मैंने आखिर में अपना एप्टीट्यूड देखते हुए और मेरे सीनियर्स ने भी, जब मेरे साथ हम डिपार्टमेंट में जब काम करते हैं तो सीनियर्स की जो आपके बारे में ओपिनियन होता है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है जी, क्योंकि वो आपको ऐसे असेस कर रहे होते हैं जैसे आपको नहीं पता होता। वो आपकी फेज़ में से गुजर के गए होते हैं, उनको पता होता है कि इस माइलस्टोन पे अगर ये बंदा ऐसा काम कर रहा है तो ये आगे कैसा करेगा। तो उनकी जो आपके बारे में राय है या पेशबीनी होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है जी। और उसको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो सीनियर है वो इस डिपार्टमेंट में आपसे ज़्यादा टाइम गुजार चुका है। जी, तो उसको इस डिपार्टमेंट के जो मसले मसाइल या जो चैलेंजेस हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर पता है, तो उसकी बात को वेटेज देनी चाहिए। तो मैं जब सर्जरी में था तो मैंने सर्जरी में जब काम किया तो काफ़ी मेरे जो सीनियर्स थे वो भी बड़े खुश हुए और मुझे खुद भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिला काम करने से, और मैं वहाँ पे बड़ा अच्छा, सर्जरी में मेरा अपना भी बड़ा शौक़ पैदा हो गया। तो फिर अल्टीमेटली मैंने सोचा कि सर्जरी इज़ बेटर फॉर मी जी। तो फिर मैंने सर्जरी का जहन बनाया। नए आने वाले बच्चों के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनका जहाँ पे भी जहन जाता है उसको रेजिस्ट ना करें कभी जी। उसको अपने लिए एक ऑप्शन रखें, लेकिन जब वो हाउस जॉब कंप्लीट करें असल डिसीजन वो तब लें जी, ताकि उनका शौक़ और उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो दोनों आपस में जब मैच करेंगी तब वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। सिर्फ शौक़ पे जाएंगे या सिर्फ अपनी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं उन पे जाएंगे तो वो चीज़ फिर वो एक कमी सी महसूस होगी कि ये होना चाहिए था वो। तो जब क्लिनिकल स्किल्स और शौक़ उनके मैच हो जाएं कि मेरा शौक़ भी यही था और मैं इसमें काम भी अच्छा कर सकता हूँ, तो उसमें फिर वो दिल से आगे जाएंगे। बहुत खूब। वक्त हमारे आड़े आ रहा है और सिलसिला तो ऐसा है कि उसको तोड़ने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ हम इसको एक साथ पे मबनी इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको लाहौर से दोबारा भी दावत देंगे कि आप आएँ और इस कार खैर में हिस्सा लें। तो नाज़रीन और सामीन, फ़िल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।
इंशाअल्लाह अगले सिलसिले पॉडकास्ट के में आपके खिदमत में हाज़िर होंगे और एक नए उन्वान और एक नई जहद के साथ, एक नए तजर्बे के शेयरिंग के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।